मैं चाइना के शहर की मसरूफ़ सड़कों पर टैक्सी चला रहा था कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। इससे एक कॉल ने मेरी ज़िंदगी का रुख मोड़ दिया। पाकिस्तान से मेरे भाई की आवाज़ थी जो रोते हुए बता रहा था कि तुम्हारी बीवी अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई है। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का सियाह-तरीन लम्हा था। मैं पागलों की तरह एयरपोर्ट भागा, जैसे तैसे टिकट करवाया। गम से निढाल प्लेन में बैठा तो मेरे आंसू ज़ारों के तार बह रहे थे। कुछ लोग हैरत से मेरी तरफ देख रहे थे, मगर मुझे कुछ होश नहीं था। मैंने सफ़र के दौरान कुछ खाया भी नहीं। घर वालों को कह दिया था मेरी बीवी को तब तक ना दफनाएं जब तक मैं आना चाहूँ। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। अचानक घर से ऐसी खबर आई तो मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। जब पाकिस्तान पहुंचा तो कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब मैं घर पहुंचा तो सेहन में सफ़े मातम बिछी हुई थी और मेरे भाइयों ने बताया कि तदफीन हो चुकी है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी और मैयत को ज़्यादा देर रखना मुमकिन नहीं था। मैं अपनी शरीके हयात का आखिरी दीदार भी ना कर सका। इस सदमे ने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। घर बिल्कुल खाली लग रहा था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सब मुझे हौसला दे रहे थे, मगर मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा था। 1 महीना मैंने इसी कुर्ब में गुजारा। हर रोज़ उसकी कब्र पर जाता, घंटों रोता और यादों के चिराग जलाता। लेकिन ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतें और परदेस की मजबूरियाँ पीछा नहीं छोड़ती थीं। घर के माली हालात और कर्ज तले दबी ज़िंदगी ने मुझे दोबारा चाइना जाने पर मजबूर कर दिया। मैं बोझल दिल के साथ दोबारा रवाना हो गया, लेकिन मेरा ज़हन वहीं पाकिस्तान की इस कच्ची मिट्टी के कब्र में अटका हुआ था। चाइना वापसी के बाद मैं एक मशीनी ज़िंदगी गुजार रहा था। सुबह से रात तक टैक्सी चलाता ताकि ख़ुद को मसरूफ़ रखकर इस गम से पीछा छुड़ा सकूं। एक रोज़ काम के सिलसिले में मेरा जाना एक ऐसे दूर अफ्तादा और गरीब इलाके में हुआ जहां आम तौर पर टैक्सी वाले नहीं जाते। सड़कें टूटी हुई थीं और हर तरफ गुर्बत का डेरा था। वहाँ एक पुरानी मस्जिद के बाहर लोगों का हुजूम देखकर मैंने गाड़ी रोकी। सीढ़ियों के एक कोने में एक औरत मेले कुचैले कपड़ों में सर झुकाए बैठी थी। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो बिलक बिलक कर रो रहा था। वो औरत बज़ाहिर कोई पागल या भिखारी लग रही थी, क्योंकि उसके बाल बिखरे हुए थे और वो अपने गिरदो पेश से बेखबर थी। मैंने तरस खाकर जेब से कुछ पैसे निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा तो उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे हौलनाक और हैरत अंगेज़ लम्हा था। वक्त जैसे थम गया। इर्द गिर्द का शोर सुनाई देना बंद हो गया और मेरे हाथ से पैसे गिर गए। वो सोबिया थी, मेरी बीवी, जिससे मैं 1 माह पहले खुद पाकिस्तान जाकर फातिहा पढ़ कर आया था। उसकी आंखों की मखसूस चमक जो अब वीरानी में बदल चुकी थी। उसने जैसे ही मुझे देखा उसके लब थरथराने लगे और उसकी आंखों से आंसुओं का सिलाब रवां हो गया। मैं वहीं पत्थर का बुत बन गया। मेरा दिमाग काम करना छोड़ चुका था। क्या ये कोई भूत था या मेरा वहम? मैंने कांपती आवाज़ में उसका नाम पुकारा। सोबिया। उसने रोते हुए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और नहीफ आवाज़ में कहा, आप आ गया। मैं जानती थी आप मुझे ढूंढ लेंगे। उसके लम्स ने मुझे यकीन दिलाया कि ये कोई साया नहीं, बल्कि गोश्त पोस्त की वही औरत है जिसे मैं मुर्दा समझ चुका था। वो बच्चा जो उसकी गोद में था भूख से बेहाल हो रहा था। मैंने उसे सहारा देकर उठाया और फ़ौरन टैक्सी में बिठाया। मेरा दिल सीने से बाहर आने को था और दिमाग में हज़ारों सवालात हथौड़े की तरह बज रहे थे। एक तो सोबिया ज़िंदा थी और वो भी यहाँ चाइना में। ये दोनों बातें हैरत वाली थी। अगर सोबिया यहाँ चाइना की इन गलियों में इस हाल में है, तो फिर वो कौन थे जिसे मेरे भाइयों ने इतनी उजलत में सुपुर्द खाक किया? वो डेथ सर्टिफिकेट, वो कब्र, वो जनाजा, क्या वो सब एक ड्रामा था? और इस सब के पीछे मेरे अपने ही घर वालों का हाथ क्यों था? सोबिया की हालत ऐसी नहीं थी कि वो उस वक्त कुछ बता पाती। वो बुरी तरह कांप रही थी। उसका बदन तेज़ बुखार में तप रहा था। मैंने उसे अपने फ्लैट पर जाकर लिटाया और गर्म दूध पिलाया। कुछ देर बाद जब उसके हवास बहाल हुए तो उसने जो दास्तान सुनाई वो किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं थी। उसने बताया कि मेरे जाने के बाद घर वालों ने उस पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए। एक रात उसे ज़बरदस्ती कोई नशावर चीज़ पिलाई गई और जब उसे होश आया तो वो एक बंद कमरे में थी, जहाँ कुछ अजनबी लोग उसे किसी दूसरे मुल्क स्मगल करने की बातें कर रहे थे। उसे बताया गया कि उसे अब कभी पाकिस्तान वापस नहीं जाने दिया जाएगा और इसके बदले में मेरे भाइयों ने बड़ी रकम वसूल की है। उसे एक बहरी जहाज़ के ज़रिए गैर कानूनी तरीके से यहाँ पहुँचाया गया और यहाँ के एक गैंग के हवाले कर दिया गया, जहाँ से वो बड़ी मुश्किल से अपनी और इस यतीम बच्चे की जान बचाकर भागी थी, जिससे वो रास्ते में मिलने वाली एक दूसरी मजलूम औरत से लेकर आई थी, जो खुद दम तोड़ गई थी। ये सब सुनकर मेरा खून खौलने लगा। जिन भाइयों पर मैंने भरोसा किया, जिनकी खातिर मैं परदेश में खून पसीना एक कर रहा था, उन्होंने मेरी ज़िंदगी ही उजाड़ दी थी। उन्होंने एक फ़र्ज़ी मौत का नाटक रचा है ताकि वो जायदाद और पैसों के चक्कर में सोबिया को मेरे रास्ते से हटा सकें। अब मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मुझे सोबिया को तहफ़्फ़ुज़ देना था, उसकी सेहत बहाल करनी थी। उससे भी बढ़कर इन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाना था, जिन्होंने इंसानियत की तस्दील की थी।
ये जंग अब शुरू हुई थी, एक ऐसी जंग जहां दुश्मन मेरे अपने खून के रिश्ते थे। मैंने तहैया कर लिया था कि अब मैं खामोश नहीं बैठूंगा। मैं उन सब के चेहरों से निकाब उतारूंगा और सोबिया को उसका खोया हुआ मकाम वापस दिलाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कानून हाथ में लेना पड़े या पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। मैं सोबिया को अपने फ्लैट पर ले तो आया था, लेकिन मेरा अपना जहन एक ऐसी जंग का मैदान बना हुआ था जहाँ जज्बात और अकल आपस में टकरा रहे थे। उसे बिस्तर पर लिटाने के बाद जब मैंने उसके पाँव देखे तो कलेजा मुंह को आ गया। वो नंगे पाँव किलोमीटर पैदल चली थी, तलवे जख्मी थे और खून जम चुका था। वो बच्चा जिससे वो अपना कह रही थी अब सुकून से सो चुका था, लेकिन सोबिया की आंखें छत को घूर रही थीं, जैसे वो अब भी किसी खौफनाक साए के ताक़ुब में हो। मैं उसके पास बैठा और उसका हाथ थामा तो वो बुरी तरह उछल पड़ी। डरो मत सोबिया, मैं हूँ तुम्हारा शौहर, तुम अब महफूज हो, मैंने नम आलूद आवाज़ में कहा। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों से जब्त के बंधन टूट गए। वो फूट फूट कर रोने लगी। वो इंसान नहीं है, वो दरिंदे हैं, आपके भाई, आपकी भाभियाँ। उन्होंने मुझ पर वो वक्त गुजारा है जो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। उसकी आवाज़ में वो कपकपाहट थी जो रूह तक को लर्जा दे। उसने बताना शुरू किया कि जिस दिन मुझे फ़ोन किया गया उस दिन वो मरी नहीं थी, बल्कि उसे एक जहरीला इंजेक्शन देकर बेहोश किया गया था। घर में कोहराम मचाया गया, मोहल्ले वालों को दूर रखा गया और एक बंद ताबूत को कब्र में उतार दिया गया, जिसमें शायद पत्थर थे या कोई और लावारिस मैयत। सोबिया ने बताया कि उसे होश आया तो वो एक तारीख तहखाने में थी, जहाँ उसे बताया गया कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देंगे। उसे ज़बरदस्ती एक ऐसे गिरोह के हवाले किया गया जो औरतों को बैरून मुल्क स्मगल करता था। उसे चाइना के इस पसमानदा इलाके में एक बूढ़े शख्स को फ़रोख्त करने के लिए लाया गया था, लेकिन वो एक रात मौका पाकर वहाँ से भाग निकली। वो बच्चा उसे एक रेलवे स्टेशन पर मिला था, जहाँ एक औरत दम तोड़ रही थी। उसने इस मासूम की ज़िंदगी बचाने के लिए उसे अपनी गोद में ले लिया और तब से वो दर दर की ठोकरें खा रही थी। मैं ये सब सुन रहा था और मेरा हाथ गुस्से से मेज़ पर पड़ी पानी की बोतल पर इस कदर सख्ती से जमा हुआ था कि वो टूटने के करीब थी। मेरे अपने सगे भाइयों ने, जिनकी शादियां मैंने अपनी कमाई से की, जिनके बच्चों की फ़ीसें मैं यहाँ टैक्सी चलाकर भरता रहा, उन्होंने मेरी ही ज़िंदगी की बुनियादें हिला दी। गुस्से की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई। मैंने उसी वक्त पाकिस्तान फ़ोन करने के लिए मोबाइल उठाया, लेकिन सोबिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं, अभी नहीं, वो हाँफते हुए बोली। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं ज़िंदा हूँ और आपके पास हूँ तो वो इस बार हमें नहीं छोड़ेंगे। उनके पीछे बहुत ताकतवर लोग हैं। वो गिरोह जो मुझे यहाँ लाया, उसके कारिंदे अब भी मुझे ढूंढ रहे होंगे। उसकी बात सच थी। मैं चाइना में एक मामूली टैक्सी ड्राइवर था और यहाँ के कानून और ज़बान से मेरी वाकफ़ियत इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं अकेला एक बैनुल अक़वामी गिरोह और अपने मकार ख़ानदान से लड़ सकूँ। मुझे सब्र से काम लेना था। उस रात मैं सो न सका। मैं बालकोनी में खड़ा चाइना की रोशनियों को देख रहा था जो अब मुझे धुंधली नज़र आ रही थी। मेरा जहन एक ऐसे मंसूबे की तलाश में था जिससे मैं सोबिया को कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दे सकूं और इन लोगों को बेनकाब कर सकूं जिन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में ये गलीज़ खेल खेला। अगले चंद दिनों में मैंने सोबिया को छुपा कर रखा। मैं काम पर जाता, लेकिन मेरा दिल हर वक्त खटकता रहता कि कहीं कोई इसके दरवाजे पर ना आ जाए। मैंने अपने एक पुराने चीनी दोस्त चियोंग से रब्ता किया, जो पुलिस में कुछ असर और रसूख रखता था। मैंने उसे पूरी सच्चाई तो नहीं बताई, लेकिन ये ज़रूर कहा कि मेरी बीवी के साथ कुछ कानूनी मसाइल हैं और उसे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। चियोंग ने मुझे मशवरा दिया कि सबसे पहले मुझे ये साबित करना होगा कि सोबिया ज़िंदा है, क्योंकि सरकारी कागजात में तो वो मर चुकी थी। इसी दौरान पाकिस्तान से मेरे बड़े भाई का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में वही हमदर्दी थी जब मुझे जहर लग रही थी। छोटे, सुना है तुमने काम दोबारा शुरू कर दिया है। देखो, हिम्मत ना हारना। सोबिया चली गई तो क्या हुआ, हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे। उसकी ज़बान से ये जुमला सुनकर मेरा जी चाहा कि मैं फ़ोन में घुसकर उसका गला दबा दूं, लेकिन मैंने ज़ब्त किया और बहुत आम लहजे में जवाब दिया, भाई, अभी तो उसके गम से नहीं निकला, शादी की बात बाद में करेंगे। बस उसकी कब्र की तस्वीर भेज दें। जी बहुत उदास है। थोड़ी देर बाद उसने एक कब्र की तस्वीर भेजी जिस पर सोबिया का नाम लिखा हुआ था। वो तस्वीर देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया कि साजिश बहुत गहरी है। जिस तारीख पर उसे दफन किया गया उस दिन मैं पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुका था, लेकिन उन्होंने जनाजे मेरे पहुंचने से पहले ही क्यों पढ़ाया। अब मेरे पास सबूत था कि वो झूठ बोल रहे थे। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं दिफाई पोजीशन से निकलकर हमले की तैयारी करूंगा। मैंने सोबिया उस बच्चे के नए पासपोर्ट और कागजात बनवाने के लिए खुफिया तरीके से काम शुरू कर दिया। मुझे मालूम था कि जैसे ही मैं पाकिस्तान के सिफारत खाने जाऊँगा, खबर फैल सकती है। मैंने सिफारत खाने की बजाय अपनी चीनी दोस्त जियोंग की मदद से वहाँ के इंसानी हकूक़ के एक मकामी इदारे से रब्ता किया और सोबिया का बयान रिकॉर्ड करवाया। जब कानूनी तौर पर यह साबित हो गया कि वो ज़िंदा है और उसे स्मगल करके लाया गया है, तो चाइना की पुलिस ने इस बैनुल अक़वामी गिरोह के 2 कारिंदों को धर लिया, जिन्होंने तफ्तीश में मेरे भाइयों का नाम उगल दिया।
मैंने पाकिस्तान में अपने एक वकील दोस्त के ज़रिए तमाम सबूत पुलिस को फराहम किए, जिसके नतीजे में मेरे भाइयों और उनके सहूलतकारों को गिरफ़्तार कर लिया गया। जायदाद और पैसों की हिवस ने उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। मैंने सोबिया उस मासूम बच्चे को कानूनी तौर पर अपनी पनाह में ले लिया और हमने वहीं चाइना में एक नई और पुरअमन ज़िंदगी का आगाज़ किया। आज जब मैं सोबिया और इस बच्चे को हंसता हुआ देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि सच्चाई की जीत चाहे देर से हो मगर होती ज़रूर है, और अब हमारी ज़िंदगी में खौफ का कोई साया बाकी नहीं रहा था।